हाय एवरीवन। तो शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त आ चुका है एनसीईआरटी हिडन लाइंस का। और आज मैं बायोलॉजी की हिडन लाइंस नहीं कराऊंगा। बोले ये कैसे वीडियो है सर, आके बोल रहे हो नहीं कराओगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे कहा था सर केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा करा दो, तो मैंने मेरे यहाँ ऑफलाइन टीम के बहुत ही शानदार एजुकेटर से रिक्वेस्ट करी कि सर ऐसा है बच्चे कह रहे हैं तो करवा ही दो। तो इसके आगे जो तुम वीडियो देखने जा रहे हो वो केमिस्ट्री हिडन लाइंस में सर ने दो बहुत प्यारी लाइनें उठाई हैं और एक सवाल उठाया है। तो क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा अपने बायो जैसा तो है नहीं, बढ़िया सुंदर खूबसूरत मजेदार है ना। अब जो है जैसा है नीट में आएगा, नंबर आएंगे। तो ध्यान देना, उन दो पैराग्राफ्स पर डिस्कशन है और उसके बाद एक बहुत बढ़िया सा सवाल है। तो बहुत ध्यान से देखना। तुम्हारा इस वीडियो के नीचे फीडबैक ये डिसाइड करेगा कि इसके आगे केमिस्ट्री के तुम्हें ऐसे वन लाइनर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो याद से कमेंट्स में डाल के जाना कि सीखने को मिला कि नहीं मिला, और ऐसे चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज जब कहोगे तभी आएगा। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझसे तो रोज मिलते ही हो, आज जाओ केमिस्ट्री भी पढ़ लो इस चैनल के ऊपर। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि एनसीईआरटी हिडन लाइंस की सीरीज़ लेकर के मैं आए केमिस्ट्री में। जैसा कि हमें पता है कि जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम सब कुछ देखते हैं, क्योंकि पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें तो एनसीईआरटी को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली इग्नोर कर देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्शंस पे ध्यान देते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की हिडन लाइंस पर रहेगा, जिसमें से पहली चैप्टर को जो मैंने चूज़ किया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है, हेलो एल्किन हेलो एरीन। 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें भी SN1 रिएक्शन के बारे में आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिडन लाइंस में क्या दे रखा है। जो मेरा दावा है कि मैक्सिमम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, उनके नोट्स में मेंशन नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन असर्शन रीजन का आपसे पूछ सकता है। आपके सामने एनसीईआरटी की लाइंस लिखी हुई हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइंस में आप फोकस करो कि आपको दिख रहा है कि SN1 रिएक्शन के बारे में ये दिया हुआ है कि पहले स्टेप में क्या होता है, आपका हैलाइड निकल जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है, और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड आपका बना देता है। ये सबको पता है, ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इस लाइन में लिखा हुआ है उसकी दूसरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि पहले स्टेप तो आपकी चलो मान लिया क्या है, रिवर्सिबल है, ये भी हो सकता है आपने पढ़ा हो। लेकिन दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि जो CR बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जो CR बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो हमको कहाँ से मिल रही है। तो ऐसा क्वेश्चन सुनने पे लगेगा ये तो यार बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ दिया गया, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया। हमें तो सिर्फ यही पढ़ाया गया कि पहले स्टेप में हैलाइड निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजन का ये पूछ ले कि उसको जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम, CBr बॉन्ड या C और हैलाइड का बॉन्ड जो ब्रेक कर रहे हैं, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वो आपके एनसीईआरटी लाइंस में लिखा हुआ है कि जो पहले स्टेप में बॉन्ड टूट रहा है वो क्या हो रहा है, CR बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है। जो एनर्जी आ रही है उसको तोड़ने के लिए वो कहां से आ रही है, थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसा कि हमें पता है कि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप कोई भी पोलर कंपाउंड डालोगे या आयनिक कंपाउंड डालोगे, तो उस पोलर प्रोटिक कंपाउंड को पोलर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर वो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका वाटर हुआ तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेप में जो आपका Br टूट रहा है, C और Br के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसकी एनर्जी कहां से मिलती है हमको, फ्रॉम द सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। जब हम एल्काइल हैलाइड को किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो सॉल्वेशन की प्रोसेस होती है, उसी सॉल्वेशन की प्रोसेस के थ्रू जो सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, वही रिलीज एनर्जी का यूज हम करते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजन का पूछा जा सकता है। तो SN1 रिएक्शन में ये लाइंस दे रखी हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ना आप जरा, ये आपकी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है असर्शन रीजन के टॉपिक का। अब इसी चैप्टर में हम एक और क्वेश्चन, एक और लाइन पे गौर करते हैं जो आपके इसी चैप्टर में दे रखा है, ये वाला, जहां पे आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में दे रखा है। तो जैसा कि जनरली हमने पढ़ रखा है कि SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन, SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। बट हमने ये सिर्फ पढ़ रखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि SN1 देखा तो रेसमाइजेशन कर दिया, SN2 देखा तो इन्वर्जन कर दिया। बट आपको लाइन ध्यान से पढ़ना है, हर बार SN2 में इन्वर्जन नहीं होता। SN1 के रेसमाइजेशन के लिए चाहे SN2 के इन्वर्जन के लिए आपका जिस कार्बन पे हैलाइड लगा है वो कार्बन आपका एसिमेट्रिक होना चाहिए या कायरल होना चाहिए। ये लाइन आपको ध्यान से पढ़ना है एनसीईआरटी में।
आप देखो कि SN2 मैकेनिज्म में जो दे रखा है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका सिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखो आप जैसे कि लास्ट में एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड आर एकम्पनीड बाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, खाली ये नहीं ध्यान देना है कि SN2 रिएक्शन है तो कोई भी हैलाइड होगा SN2 देखते ही इन्वर्जन टिक कर देना, नहीं। SN2 में इन्वर्जन वही शो करेगा जो इस तरह का एसिमेट्रिक हैलाइड होगा, या जो कार्बन जिससे हैलाइड अटैच है वो किस नेचर का होना चाहिए, कायरल नेचर का होना चाहिए, एसिमेट्रिक नेचर का होना चाहिए, तभी जा करके ये इन्वर्जन शो करेगा। और जो SN1 रिएक्शन होती है जिसमें आपका रेसमाइजेशन होता है, तो उसके लिए भी देखो आप लिखा हुआ है कि ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड ही होना चाहिए। इसका मतलब कि चाहे आप SN2 का डिस्कशन कर रहे हो चाहे SN1 का डिस्कशन कर रहे हो, अगर हमें रेसमाइजेशन देखना है या इन्वर्जन देखना है तो उसके लिए हमारा ये बहुत जरूरी है कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड या कायरल कार्बन वाला हैलाइड होना चाहिए, तभी जा करके हम ये दोनों चीजें देखेंगे। और दूसरी बात कि SN1 रिएक्शन में पार्शियल रेसमाइजेशन पे ध्यान देना है। जब भी आपको SN1 रिएक्शन दे तो आपको ये आंसर टिक करना है, इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन लीड्स टू पार्शियल रेसमाइजेशन। 100% रेसमाइजेशन नहीं होगा, आपको हमेशा इन्वर्जन का परसेंटेज रिटेंशन से ज्यादा रखना है और आंसर क्या करना है, पार्शियल रेसमाइजेशन। और SN2 में ऑलवेज क्या करना है, इन्वर्जन। बट इन दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि इस NCERT की लाइन में दे रखा है कि आपका कायरल सेंटर होना मस्ट है या एसिमेट्रिक कार्बन होना जरूरी है, सिमेट्रिक कार्बन पे नहीं होगा। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप देखो कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लगता है कि JEE एडवांस में सारे क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछता होगा, वो हमारे समझ के बाहर होगा या आउट ऑफ NCERT होगा, बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप देखो SN2 रिएक्शन यहाँ पे भी दे रखा है, SN2 रिएक्शन यहाँ पे भी दे रखा है। अगर आपने NCERT की लाइंस को ध्यान से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो बना हुआ है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, तो 1 ब्रोमो का क्या मतलब हुआ कि आपके फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे कार्बन पे अगर ब्रोमीन लगा हुआ है इसका मतलब इन दोनों जगहों पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, और फिर इससे और कार्बन की लंबी चेन जुड़ी होगी, ठीक। और SN2 रिएक्शन लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि जहां पे ब्रोमीन लगा हुआ है वो आपका कैसा कार्बन है, सिमेट्रिक कार्बन है। कैसा कार्बन है, सिमेट्रिक कार्बन है। इसका मतलब ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। इसका मतलब भले ही SN2 रिएक्शन लिखा हुआ है लेकिन हमने NCERT की लाइंस पढ़ा हुआ है कि SN2 की रिएक्शन में इन्वर्जन दिखाने के लिए हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, सिमेट्रिक कार्बन पे ये नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब SN2 वाले का जवाब आपका इन्वर्जन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रिटेंशन। अगर आप ये लाइन पढ़ के नहीं जाओगे तो आप SN2 देखते ही टिक कौन सा करोगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और अब देखो P का 1 पहला ही ऑप्शन दे रखा है, P का 1 पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि आपसे गलती करो कि जैसे ही हमने SN2 देखा इन्वर्जन पे टिक मारा, आगे बढ़ गए, देखा ही नहीं आगे। लेकिन यहीं रुक करके ध्यान देना है कि NCERT की उन्हीं हिडन लाइंस का यहाँ पे यूज किया गया क्वेश्चन में कि इन्वर्जन सिर्फ वहीं पे होगा जहां पे कैसा कार्बन होगा, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक पे नहीं होगा। अगला देखो, आप देखो 2 ब्रोमोपेंटेन दिया हुआ है, इसका मतलब अब ब्रोमीन कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, अगर मैं दूसरी स्ट्रक्चर बनाऊं तो जब यहाँ पे ब्रोमीन होगा तब ये वाला कार्बन क्या होगा, आपका एसिमेट्रिक। सेकंड वाले ऑप्शन में जब यहाँ ब्रोमीन लगेगा तब जाके ये एसिमेट्रिक होगा, और तब जा करके SN2 रिएक्शन आपके इन्वर्जन शो करेगी। इसका मतलब कि Q में 2 होगा, Q में क्या होगा आपका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, Q में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, और P में क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कि Q का क्या होगा 1 और P का क्या होगा 2। अगर आपने खाली वही पढ़ा हुआ है NCERT की हिडन लाइंस जो मैंने आपको बताया है अभी, तो उसी से आपका क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। P का 2, Q का 1 सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसी से आपका काम चल जाएगा। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम ऐसे ही चैप्टर वाइज NCERT की हिडन लाइंस पे ध्यान देंगे, जिससे आपके अच्छे असर्शन रीजन के क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर उनका किसी क्वेश्चन को करने में यूज है। तो होप करता हूं मैं कि सारे व्यूअर्स को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएँ आगे आने वाले चैप्टर्स में। और ऐसे ही 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं,
हर चैप्टर वाइज या एक दो चैप्टर की एक साथ मिला करके, जिससे असर्शन रीजन के आपके अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी की हिडन लाइन से बन सकें। सो थैंक यू टू ऑल व्यूअर्स।